सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आई होप आप लोगों ने कल का एनालिसिस देख लिया होगा और 2024 एस्पिरेंट्स ऑफ द क्लैट आईलेट एंड 2023 एस्पिरेंट्स ऑफ डीयू क्लैट आईलेट एंड एमएच सेट स्लैट होटल मैनेजमेंट, उन लोग के लिए एक कॉशन है, अभी टाइम है, स्टार्टिंग से जीके पढ़ो, इट विल हेल्प यू लॉट, क्योंकि पेपर इजी आता है। जैसे स्लैट और एमएच सेट की बात करें तो दे आस्क वेरी इजी क्वेश्चंस इन जीके, लीगल एंड व्हाटएवर सेक्शन दे आर, तो क्वेश्चंस इजी रहते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं अनटिल अनलेस आप लोगों ने अगर डेली पढ़ाई की है तो अगर आपका क्लैट का स्कोर कम आ रहा होगा, अभी तक तो पता ही होगा, एक दो क्वेश्चन चैलेंज हो सकते हैं और होंगे भी, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू जस्ट कीप द आंसर की क्लीन, दैट विल कम ऑन 24th of December बाय द क्लैट ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। तो देखेंगे उस टाइम पे क्या होता है। एंड जिन लोगों को अब अपीयर होना है एमएच सेट और स्लैट में, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी लास्ट में। क्लैट में प्रॉब्लम वैसे ही बहुतों को हो चुकी है, तो कॉशन लेके चलना है ना। तो देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस में क्या है। फ्लूइड बाउंड्रीज के बारे में बात हुई है, तो फ्लूइड बाउंड्रीज क्या होता है? क्या सर फ्लूइड बाउंड्रीज में क्या लिक्विड बाउंड्रीज की बात होगी? बिल्कुल भी नहीं, इसमें बात होगी कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के बीच एक बॉर्डर डिस्प्यूट है जिसका नाम है बेलागवी, या फिर बहुत लोग इसको बेलावी भी प्रोनाउंस करते हैं। तो दैट इज ऑफ द पेज नंबर 6, बहुत छोटा सा आर्टिकल आया है, तो उसको पढ़िएगा और एनालिसिस हम यहां पर देखेंगे उसका। सेकंड इज अबाउट द यूनेस्को लिस्ट, इससे आईलेट में भी क्वेश्चन आया, तो 52 टेंटेटिव लिस्ट की बात की गई है इसमें, और टोटल अभी बात करें तो 40 यूनेस्को के साइट्स पक्के वाले हैं और टेंटेटिव पे 52 है, और 3 आज ऐड हुए हैं बेसिकली, जिसके कारण ये 52 टेंटेटिव लिस्ट में ऐड ऑन हुए हैं। तो देखेंगे उसको क्या है। और समुद्र से 2 न्यूज है, एक केप टाउन टू रियो रेस चल रही है, तो रेस खत्म होगा तो एक बार और देखेंगे, और आज भी देखना ही है। एंड नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ सबमरीन वागीर, वागीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या है वागीर, और ये सब एस्पेक्ट क्वेश्चंस आपको स्लैट, एमएच सेट, डीयू या फिर एचएम, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज सच क्वेश्चंस फॉर्म्स अ वेरी नाइस एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू द वन लाइनर एग्जामिनेशन, राइट। तो वन लाइनर एग्जामिनेशन के लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, तो प्लीज डू हैव अ फोकस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। पहला है फ्लूइड बाउंड्रीज इंटरस्टेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लाइज इन द पॉलिटिकल कल्चरल रिस्पेक्टफुल ऑफ डाइवर्सिटीज। पहले बात करते हैं इस पूरे आर्टिकल में हमारा फोकस किस पे होगा। पहला जो मेन टॉपिक है हमारा वो है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट। इसमें हम बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या डिस्प्यूट है, और इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स के बारे में और हम फोकस करेंगे कि एक्चुअली इस डिस्प्यूट में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, प्लस व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस डिस्प्यूट, एग्जैक्टली क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब बात आती है तो 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को देखना जरूरी हो जाता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे, जब आप इन दोनों एस्पेक्ट्स को कवर कर लेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर्म्स हियर इज अबाउट द कमीशन एंड कमिटीज। तो हम कमीशन पे भी फोकस करेंगे, और जब कमीशन हो जाए तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है, एससी डेवलपमेंट भी यहां पर हम इसको कवर करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एनालिसिस में। इन कंप्लीट टर्म्स के बेसिस पे हम आगे एनालाइज करेंगे इसको कि व्हाट भाई क्या क्या बातें हैं। पहले तो देख लीजिए, ये रहा बेलागवी, ये पोर्शन महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। कर्नाटका बोलता है कि ये पूरा रीजन मेरा है, और महाराष्ट्र बोलता है कि ये पूरा रीजन मेरा है। तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा है, तेरा है, सबका है। देख लेते हैं भाई आखिर बेलागवी किसका है। तो डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका, देखिए अब पहले इस पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें यहाँ पर इस चीज के बारे में कि देखिए जो डिस्प्यूट्स होता है केवल कंट्रीज के बीच के बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होते हैं। जैसे इंडिया भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया के, जैसे चाइना की बात करें, रिसेंटली अभी हम लोगों ने देखा कि चाइना के साथ भी डिस्प्यूट हम लोगों ने देखा, प्लस बांग्लादेश के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, कुछ नेपाल के साथ भी होते रहता है ना। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं
कंट्रीज के बीच में। अब तो स्टेट्स के बीच में, हाँ स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट्स अराइज होता है। उसमें एक सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल है आपका कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच का। नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो जैसे जैसे वो चीजें न्यूज में आएंगी विल फोकस ऑन दैट। तो अभी की बात करें तो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में जो डिस्प्यूट है वो इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट होती है, दैट इज आफ्टर 1947। 1947 के बाद ये डिस्प्यूट अराइज होता है आपको, 1947 के बाद ये डिस्प्यूट अराइज होता है, और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 1956 का स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी भी आगे आता है, जिसे हम फजल अली कमीशन बोलते हैं, और एक मेहरचंद महाजन की कमेटी बनती है महाराज से, तो उनकी कमेटी भी है, तो उनको भी फोकस करेंगे। देखते हैं, डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इज गोइंग एवर सिंस द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड 1956। ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है? लैंग्वेज के बेसिस पे जब स्टेट का डिवीजन हो रहा था और जब दो कमेटी फेल कर गई थी, एक था जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, इनकी कमेटी बनी। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का डिवीजन नहीं हो सकता। तो ठीक है, लेटर ऑन बहुत सारी कमिटीज बनी उसके भी। अब एक कमेटी आती है फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन, और 1953 में यह अपॉइंट होती है कमीशन। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बन जाता है आपके पास कि जेवीपी कमेटी किससे रिलेटेड थी, तो ये भी लैंग्वेज से ही रिलेटेड थी कि स्टेट का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो जब फजल अली कमीशन बनी, जस्टिस फजल अली की कमीशन बनी ये 1953 में, और उसने 2 साल बाद यानी 1955 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, और 1956 में उन्होंने बोला मैसूर, जिसका लेटर नेम कर्नाटका हुआ, was formed and differences between the state and the neighboring country Bombay state later Maharashtra erupted। तो इससे हमें ये चीज पता चला कि 1956 का जो डिस्प्यूट का जेनेसिस था, जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था इस डिस्प्यूट का, वो यहाँ लाई करता है। तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद 2 पार्ट में बना। ये हमारा माइंड मैप होगा, इस पर फोकस करके रखना है कि एक तो मैसूर बना और एक बॉम्बे बना। बॉम्बे जो आज का महाराष्ट्र स्टेट, और मैसूर जो आज का कर्नाटका स्टेट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये याद रहेंगी आई गेस, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है भाई इसमें। आगे बेसिकली बात करता है महाराष्ट्र का स्टैंड क्या रहा और कर्नाटका का क्या स्टैंड रहा। देखिए, महाराष्ट्र वाज ऑफ द व्यू दैट नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका बेलागवी। तो एक क्वेश्चन यहां पे आपसे बनता है कि बेलागवी का लोकेशन क्या है, तो इट इज द नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, शुड बी पार्ट ऑफ द स्टेट लीडिंग टू डिकोड लॉन्ग वायलेंट एजिटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र एकीकरण समिति। अच्छा ये देखना कि महाराष्ट्र का स्टैंड था कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति एक बनी थी, महाराष्ट्र एकीकरण समिति, और ये समिति आपको समिति बनी थी 1948 में। और इस समिति ने कहा था, इस समिति ने एक्चुअली बहुत ज्यादा काम किया था कि भाई बेलागवी शुड बी अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल। तो उसका महाराष्ट्र का स्टैंड ये था कि हम लोग वो बेटर पोजीशन स्टैंड करते हैं देन कर्नाटका, क्योंकि हमारा पहले से ही बहुत चल रहा है इसके ऊपर काम धाम। तो ठीक है, तो एक मेहरचंद महाजन की कमीशन बनाई गई। ये जस्टिस थे जज मेहरचंद महाजन साहब, तो इनकी कमेटी बनाई गई। खैर इनका जो रिपोर्ट था वो कभी टेबल हो नहीं पाया। ठीक है, तो देखते हैं क्या था। एमिट जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद इनकी कमीशन बनाई गई 1966 में, तो ये बात याद रखनी है। 1966 में मेहरचंद महाजन की कमीशन बनी। अच्छा, इस कमीशन के टाइम पे जब ये कमीशन बन रहा था तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे एस निजलिंगप्पा, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे वीपी नायक साहब, और अभी तो एकनाथ शिंदे साहब जी हैं, है ना। तो उस टाइम थे वीपी नायक, और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे एस निजलिंगप्पा। ठीक है, तो ये 2 नाम याद रखना कि एट द टाइम ऑफ महाजन कमीशन कौन चीफ मिनिस्टर था। अगर ये पूछा जाता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर द सेम। कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की 1967 में, वेयर इट रिकमेंडेड 264 टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ कर्नाटका इंक्लूडिंग निप्पणी, नंदगढ़ एंड खन्नपुर with Maharashtra and 247 villages of Maharashtra including South Solapur and Akkalkot with Karnataka। इन्होंने डिवीजन कर दिया कि भाई इस तरह से डिवीजन होना चाहिए, इतना टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका को दो, इतना कर्नाटका का महाराष्ट्र को दो। ठीक है, दो द रिपोर्ट वाज स्टेबल, बट ये पार्लियामेंट में कभी टेकन हुआ ही नहीं डिसीजन के टाइम पे। तो विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन डिमांड्स फॉर मराठी स्पीकिंग, तो इसके बाद लोगों पे भी
वो क्या कि भाई मराठी स्पीकिंग मराठी के साथ रहेंगे, कन्नड़ स्पीकिंग कन्नड़ के साथ रहेंगे। तो ये बातें हुई। अब आगे देखते हैं लीगल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व है, और ये अभी तक अनसॉल्व्ड है, सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडिस है मैटर, तो इस पे बहस करके कोई मतलब नहीं है कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं। नाउ इट इज अप टू कोर्ट, और हमारा काम क्या है उसमें लीगल प्रोविजंस ढूंढना, क्या कमीशंस हैं, क्या इंटर स्टेट काउंसिल्स होते हैं, तो उनको हम अच्छे से वेरीफाई करेंगे। तो महाराष्ट्र 2004 में सुप्रीम कोर्ट जाता है और वो चैलेंज करता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को। सर इसको क्यों किया? ये देखो, सारी फसाद की जड़ कौन सी थी? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसने एक मैसूर बनाया और एक महाराष्ट्र बनाया। तो उसी को तो चैलेंज किया जाएगा, जो फाउंडेशन है उसी को तो चैलेंज करोगे, या कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज कर दोगे जो कभी टेबल ही नहीं हो पाया। चलिए आगे देखते हैं इसमें। फिर इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बताया गया कि बेलगावी, करवार, विजयपुर, बुरागी एंड बीदर ये हमारा होना चाहिए, महाराष्ट्र ने कहा। कर्नाटका ने कहा कि भाई आर्टिकल 3 साइट कर दिया इन्होंने। आर्टिकल 3 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पे आ जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी भी स्टेट का बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने का। जब भी किसी दो स्टेट में बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो इज द पार्लियामेंट हु विल बी डिसाइडिंग बॉडी, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। तो महाराष्ट्र जो सुप्रीम कोर्ट गया उसको इन्होंने चैलेंज किया आर्टिकल 3 के बेसिस पे। या आर्टिकल 3 के हिसाब से अगर किसी दो स्टेट में डिस्प्यूट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि पार्लियामेंट विल बी द प्राइमस बॉडी हु शैल बी डीलिंग इन द सेम इशू। तो ठीक है, तो एक हमने लीगल इश्यूज इन्वॉल्व देख लिया कि भाई इसमें एक इशू इन्वॉल्व है, दैट इज द आर्टिकल 3। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की आप बात करोगे हमसे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे डायरेक्टली यहां पर आप लिख सकते हो, वेट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहां पर कि एक आ गया आपका आर्टिकल 3। और आर्टिकल 3 किसने कल क्लेम किया था? कर्नाटका ने। किसके अगेंस्ट? वर्सेस महाराष्ट्र के अगेंस्ट। तो ये याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि कर्नाटका ने कौन से आर्टिकल को साइट किया था, क्योंकि दो अलग अलग आर्टिकल है, एक महाराष्ट्र ने किया था कर्नाटका के अगेंस्ट और एक कर्नाटका ने किया था महाराष्ट्र के अगेंस्ट, तो वो दोनों याद रखना है। तो ये आर्टिकल 3 याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 3। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई और कौन कौन सी बातें इसमें साइट की गई। इस आर्टिकल 3 के अगेंस्ट महाराष्ट्र ने आर्टिकल 131 साइट किया। तो पहले अपने माइंड मैप में हम नोट करेंगे भाई आर्टिकल 131 भी इसमें शामिल हुआ। इसका दूसरा पार्ट बनेगा आपको आर्टिकल 131। अच्छा, ये आर्टिकल 131 किसने साइट किया था? महाराष्ट्र ने वर्सेस कर्नाटका के। ये याद करने के लिए आप यूज कर सकते हैं महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटका, जो पहला स्टेट है उसने वो साइट किया, कर्नाटका वर्सेस महाराष्ट्र जो पहला स्टेट है उसने वो साइट किया। अब ये आर्टिकल 3 में क्या क्या थी भाई? आर्टिकल 3 तो आप लोग जान गए कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास पावर है। आर्टिकल 131 जो है वो बेसिकली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है? देखो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जब भी बात आती है तो एक दो चीजें ध्यान रखो इसके अंदर, ज्यादा डीप आर्टिकल है नहीं है। अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करोगे तो दो तीन बातें होती हैं जो आपको ध्यान रहनी चाहिए कि जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाना है। जब भी स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट होता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है। और जब स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तब आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है। और इसका एक एक्सेप्शन है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है, वाटर डिस्प्यूट। इसको अच्छे से देखेंगे आगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, इतनी आसानी से आपको एक बहुत बड़े एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइएगा कैसा लगा सेशन, इफ यू लाइक और नॉट लाइक, वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑल्सो। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जब बात करेंगे तो महाराष्ट्र ने साइट किया कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा क्योंकि ये स्टेट और स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है। बात सही थी, लेकिन आर्टिकल 3 भी तो सही है कि जब बाउंड्री की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो यहां पर तो टसल हो गया भाई। तो ये अब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगाए, ये जो लगाना है लगाए, इनका मैटर है, क्योंकि अभी तक सब जुडिस है मैटर।
ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हम समझ लेते हैं। देखिए, जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट और स्टेट के बीच में, या फिर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और वो भी किस जुरिस्डिक्शन के अंदर? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर। बट कोई दो स्टेट में अगर वाटर डिस्प्यूट होता है, पानी का डिस्प्यूट होता है, जैसे पंजाब हरियाणा में होते रहता है, दिल्ली के साथ होता है, फिर आपको कावेरी वाटर डिस्प्यूट भी अराइज होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, फिर आप एक वाटर रिलेटेड एक बॉडी बनाएंगे और प्रेसिडेंट के थ्रू वो बॉडी बनवाएंगे और फिर उसको अपना सॉर्ट आउट करेंगे। उसको हम देखेंगे उसका कौन सा आर्टिकल है, या फिर अगर कुछ ऐसा मैटर है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली मना कर रखा है, वो मैटर इधर नहीं जाएगा। आई होप यहाँ पे सभी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 263। देयर इज प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। द प्रेसिडेंट कैन क्रिएट अ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर इंक्वायरिंग इनटू द एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। जो अभी हम लोगों ने बात की, नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर बाउंड्री डिस्प्यूट सिमिलर टू आर्टिकल 266 सेटलमेंट फॉर वाटर डिस्प्यूट। तो अगर हम यहां देखें तो ये वाटर डिस्प्यूट किसके अंदर आ जाएगा? आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। अब DULLB वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है ये सेशन। 262 के अंदर आएगा। वाटर के लिए तो स्पेशलाइज्ड है, लेकिन जब बात बॉर्डर डिस्प्यूट की आती है तो वहां पर कुछ बात ही नहीं किया गया कि सर कौन करेगा। तो इसमें किसका रोल आता है? अब अच्छा, अभी आप लोगों ने इसमें क्या क्या देख लिया, पहले ये देख लेते हैं। वी हैव कवर्ड द हिस्टोरिकल, वी हैव कवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल, वी हैव कवर्ड द बॉर्डर डिस्प्यूट, वी हैव कवर्ड द कमीशंस, एंड वी हैव आल्सो कवर्ड द सुप्रीम कोर्ट डेवलपमेंट, क्योंकि अभी ये चल रहा है, इट इज अ सब जुडिस मैटर। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। इंटर स्टेट काउंसिल। अब यहां पर हम एक नया टॉपिक ऐड ऑन कर देंगे कि सर हमें ना इंटर स्टेट काउंसिल को भी पढ़ना है। तो कहां ऐड करें भाई? यहां पर रखते हैं इसको, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में भी पढ़ना हमें जरूरी थी। ये कंप्लीट माइंड मैप है इस महाराष्ट्र के डिस्प्यूट का, बट लेटर ऑन आपको इसमें और कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर अब आगे देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल में। 263 हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। सरकारिया कमीशन एक बना था जिसने सजेस्ट किया था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के रिगार्डिंग, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इस कमीशन ने सजेस्ट किया कि काउंसिल शुड एग्जिस्ट एज अ परमानेंट बॉडी। ठीक है, सर कमीशन ने सजेस्ट किया था, लेकिन कुछ इसका फ्रूट निकला नहीं इतना। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। कि जो चेयरमैन है इंटर स्टेट वाले में, तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, और मेंबर्स कौन से होंगे? स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी अगर कोई यूटी उसमें इन्वॉल्व है तो, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज होंगे नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्वॉल्व होंगे, है ना। आगे देखते हैं गवर्नर्स ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंशियल रूल। अगर मान लो कि प्रेसिडेंशियल रूल लग पड़ा है उस स्टेट में, तो क्या होगा? तो गवर्नर आएगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर आ नहीं सकता उस टाइम पे। 6 जनरल कैबिनेट मिनिस्टर्स, 10 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, एंड प्रीवियसली यहाँ पे 5 ही थे, लेकिन अब 10 कर दिया गया। थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो सही रहता है। अच्छा, एक स्टैंडिंग कमिटी भी है जो कि 1996 में बना। तो काउंसिल स्टेट बाय सेक्रेटरीट कॉल्ड इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट। ये सेक्रेटरीट 91 में बना था, और 2011 के बाद ये जोनल काउंसिल की तरह काम करता है। इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर एज चेयरमैन, 5 यूनियन कैबिनेट, 9 चीफ मिनिस्टर, और ये बाकी अगर कोई एक्सपर्ट्स आपको चाहिए तो आप वो ला सकते हैं, जिससे हम लोग कभी कभार सुप्रीम कोर्ट के मैटर में जब हम एंजैक पढ़ते हैं तो हम उसे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का भी नाम दे देते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर सभी चीजें क्लियर होंगी। एक बार बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड, और कनेक्ट किया हमने वाटर डिस्प्यूट से उस चीज को। थोड़े बहुत आर्टिकल्स देखे, कमीशंस देखे, जिसमें सरकारिया और महचंद महाजन का कमीशन था। आर्टिकल्स को कवर किया और को भी थोड़ा डिटेल में लेके गए। तो यहां पर कोई डाउट हो, जस्ट प्लीज मेंशन, आई विल श्योरली एड्रेस योर डाउट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 3 मोर साइट्स एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को, और ये टेंटेटिव लिस्ट अब हो गई है 52 की। तो कौन कौन सी साइट है पहले हम ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई ASI क्या होता है। इसमें हम देखेंगे ASI और यूनेस्को, तो हमारा टॉपिक ही है बॉस, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI ये देखना जरूरी है। तो गुजरात के वडनगर टाउन पहला, द आइकॉनिक सन टेम्पल एट मोढेरा, ये दोनों गुजरात के हैं, और एक नॉर्थ ईस्ट का है, याद रखना। एंड द रॉक कल्ट स्कल्पचर्स ऑफ द उनकोटी इन त्रिपुरा। तो ये 3 जो चीजें हैं वो भी यूनेस्को की लिस्ट में ऐड ऑन हुई है।
सन टेम्पल एंड ये आपका उनाकोटी, ये आपको त्रिपुरा में है तो इसको देखेंगे। और यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट इज एन इन्वेंटरी ऑफ दोज प्रॉपर्टीज विच ईच स्टेट पार्टी इंटेंड्स टू कंसीडर फॉर द नॉमिनेशन। अब इसमें जो स्टेट पार्टीज होती हैं वो बेसिकली ये कंसीडर करती हैं कि भाई अच्छा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट कहते हैं, ये अच्छा आर्किटेक्चर है, इसको जरूरी है कि इसको नॉमिनेट किया जाए, यूनेस्को की लिस्ट में जाए, तो स्टेट नॉमिनेट करती हैं। दैट इज द टेंटेटिव लिस्ट। और इंडिया के पास अब कितने लिस्ट में आ गए? 52 टेंटेटिव लिस्ट में आए हैं, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है अभी? जी कृष्ण रेड्डी। इन्होंने भाई ट्वीट करके बताया है, तो इनका नाम तो याद रखना है, जी कृष्ण रेड्डी साहब का। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके क्लैट ने भी पूछे हैं, आईलेट ने तो भाई साइट्स का नंबर पूछा था, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ड्यू टेंड्स टू आस्क सच क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले देखते हैं कौन कौन से साइट्स है, उन साइट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेलिंग जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सन टेम्पल एट मोढेरा के बारे में जानते हैं। ये सन गॉड को डेडिकेटेड है, सूर्य देव को। अर्लीस्ट ऑफ सच टेम्पल्स विच सेट ट्रेंड्स इन द आर्किटेक्चर एंड डेकोरेटिव रिप्रेजेंटेटिंग सोलंकी स्टाइल का ये टेम्पल। अच्छा, ये आर्ट एंड कल्चर जो आपके डीयू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। सोलंकी स्टाइल। द टेम्पल वाज बिल्ड आफ्टर 1026 सीई के बाद और ड्यूरिंग द रेन ऑफ भीमा वन ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, यानी सोलंकी स्टाइल का टेम्पल था और चालुक्य डेंसिटी के टाइम पे ये बना था। चलिए फिर आगे देखते हैं द टेम्पल डिस्क्रिप्शन ऑफ। अच्छा, ये टेम्पल में कोई भी टेम्पल बनता है ना, उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है, तो इस टेम्पल का क्या डिस्क्रिप्शन था? मारू गुर्जरा आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है। और मोढेरा इज नोन फॉर द सन टेम्पल सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ पुष्पपावती रिवर। ये नाम याद रखना, पुष्पपावती रिवर, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वडनगर। वडनगर एक म्युनिसिपैलिटी है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। अच्छा, ये भी मेहसाना का ही था। A multi-layered historical town है वडनगर, has recorded past strengthening back 8th century BC का है। The town still retains a large number, आप इसको छोड़ सकते हैं, बस इतना याद रखना किस डिस्ट्रिक्ट का है। अब आते हैं उनाकोटी पे, ये त्रिपुरा में है। ये शिवा, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, शिवा वर्शिपिंग की बात होती है यहाँ पे। The site is the massive gallery set up in the forested area, displaying a number of towering low relief images in a unique style, making it a masterpiece of human creative genius। तो ये तीन याद रखना आसान है, वडनगर, उनाकोटी एंड मोढेरा सन टेम्पल। तो मोढेरा सन टेम्पल के बारे में, रिवर कौन सी डायनेस्टी में बनी थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। वडनगर में कुछ था ही नहीं, वडनगर में तो यही बस कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। और उनाकोटी में आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं गॉड पे, कि किस गॉड का है और कहाँ पर ये है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में देखते हैं। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन थी, उसके थ्रू ये बना था 1972 में। कैटेगराइजेशन ऑफ साइट्स बेसिकली 3 बेसिस पे होती है। एक तो कल्चरल हेरिटेज पे, एक उसमें मिक्स्ड हेरिटेज होता है, और एक नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल मतलब जो कल्चर को रिप्रेजेंट करे, नेचुरल मतलब प्राकृतिक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बेसिस पे, और मिक्स्ड के बाद में मतलब सभी चीज। इंडिया में भी एक मिक्स्ड है विच इज द कंचनजंगा नेशनल पार्क। इंडिया में 40 हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 32 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड है। और एक यूनेस्को 2016 में यूनेस्को ने कंचनजंगा नेशनल पार्क को इंडिया का पहला मिक्स्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। चलिए अब कुछ थोड़ा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 1945 में फाउंड हुआ था यूएन के टाइम पे। सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। अब लीग ऑफ नेशंस जब बना था 1920 में, तो लीग ऑफ नेशंस जब खत्म हुआ आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, तो लीग ऑफ नेशंस के जैसे ही खत्म होते ही तो उसके सारे सब ऑर्गन्स खत्म हो गए। यूनेस्को का पुराना नाम था इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, ICIC, इसको चेंज करके यूनेस्को कर दिया गया। इसका एम यही था ह्यूमन प्रोग्रेस, सोशल, साइंटिफिक, कल्चरल एस्पेक्ट्स को बढ़ावा देना। यूनेस्को इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। अच्छा, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स हैं, ये याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, माय बैड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, तो ये याद रखना है आपको। 10 यूनेस्को प्रोग्राम्स कंट्रीब्यूट टू एन अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन 2030 इन इंडिया, एडॉप्टेड बाय द UNGA इन 2015। फर्स्ट साइट इन इंडिया कौन था? 2-3 साइट से जो 1983 में एक साथ इसके लिस्ट में ऐड किए गए थे। दैट वाज द अजंता, एलोरा, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। 4 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, अजंता, आगरा, एलोरा एंड ताजमहल। ये हेरिटेज कमेटी ने रिकमेंड किया था 1983 में ही, ये पहले साइट्स हैं। ASI को देख लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये अलेक्जेंडर कनिंगम का दिमाग था 1861 में, जब एजुकेशन की बात चल रही थी इंडिया में,
तो इसने आर्कोलॉजिकल सर्वे की भी बात की थी कि भाई आर्टिस्टिक स्टडी होनी चाहिए। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। एक्ट है अमासर एक्ट 1958 का। अमासर क्या होता है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, ठीक है। और एंटी किट्स एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट ऑफ 1972 भी इसके अंदर गवर्न में आ जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम एज डब्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, क्योंकि उन्होंने एएसआई स्टार्ट किया था। 18th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज सर विलियम जोन्स एंड अ ग्रुप ऑफ एंटीक्वेरियंस फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1784। फॉलोइंग इंडिपेंडेंस अमसर एक्ट 1958 एस्टैब्लिश्ड एएसआई एज अ स्टैट्यूटरी एंटिटी, क्योंकि ये एक्ट से एस्टैब्लिश हो गया। एएसआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अभी जो हेड है वो है वी विद्यावती आईएएस है। ये आईएएस काडर के आईएएस रैंक के ऑफिसर है। चलिए अब आते हैं नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ सबमरीन वगीर टू बी कमीशन इन जैन। देख लेते हैं वगीर क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या इसके बारे में खासियत है, इसके बारे में एक बार और पढ़ने को आपको मिलेगा इन जनवरी। 5th सबमरीन है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75। कलावरी क्लास है सबमरीन। यार्ड 11 ये आप छोड़ सकते हैं, ये क्लास याद होना चाहिए किस क्लास का है। कावेरी क्लास, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो होते हैं। प्रोजेक्ट 75 और 5वां सबमरीन है इस ग्रुप का, ठीक है। वागीर नाम है। वॉज डिलीवर्ड टू द नेवी बाय मैज़ेगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई ऑन ट्यूसडे। द शिप इज शेड्यूल्ड टू बी कमीशन्ड इन सर्वरी बाय द नेवी ऑफिशियल्स है। अब नेवी ऑफिशियल्स है तो हरि कुमार नाम साहब का नाम भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि नेवल चीफ है वो। वगीर वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2020 और कमेंस्ड सी ट्रायल्स इन 2022। सुपीरियर स्टील फीचर्स हैं इसके। 6th एंड द लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होगा वगशीर, वाज लॉन्च्ड इन द अप्रैल 2022 एंड एक्सपेक्टेड टू डिलीवर 2023। तो देखिए स्कॉर्पियन क्लास में ओवरऑल 6 हैं, ठीक है। वगशीर छठा क्लास है और 5वां कौन सा है? वागीर, जो हम लोगों ने अभी देखा। तो 6 स्कॉर्पियन है जो कि 75 एमडीएल फ्रांस से लिए जाएंगे। एमडीएल टेक्नोलॉजी का नाम है। 2005 में ये चीज स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और ये 4 साल पीछे चल रहा है। द फर्स्ट सबमरीन वाज आईएनएस कलावरी। ये 6 नाम याद होने चाहिए आपको। आईएनएस कलावरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला और अब है आईएनएस वगीर और आगे एक और ऐड हो जाएगा। करंट चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। और ये वापस से उन सबमरीन्स का नाम। नाउ ये एक रेस है केप टाउन टू रियो, रेस चलेगी और रियो में ये जा रही है आईएनएस, ये नाम याद रखना बस। और ये जब रेस कंप्लीट होगी तो एक बार और ये वो न्यूज में आ जाएगा फिर से आपको। ये रियो रेस जब कंप्लीट होगी तो एक बार और रेस खत्म। एक होता है ना जैसे अपना ये रहता है कि एक बार फीफा शुरू हुआ या एक बार कॉमनवेल्थ शुरू हुए या फिर थॉमस कप शुरू हुआ। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि थॉमस कप किस गेम से रिलेटेड है। ये आज पेपर में भी आया है तो डीयू वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्लैट में एमएच सेट भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई गिव सिम्बायोसिस देन उन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि थॉमस कप, एंड नॉट ओनली इन द रिटन इवन इन द पीआई, दैट इज द पर्सनल इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन जो आप अगर डे टू डे बेसिस पे पेपर देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा। अबाउट में देखते हैं तरीनी क्या है भाई। आईएनएसवी तरीनी ये एक्सपेडिशन पे निकला है केप टाउन साउथ अफ्रीका और 50th एडिशन ऑफ केप टू रियो रेस जो कि 2023 में होगा। 2 जनवरी से 23 तक चलेगा। ट्रांस अटलांटिक ओशन रेस है ये। और बेसिकली ये कितने नॉटिकल माइल्स की ये इसका डिस्टेंस है वो बता रहा है 17,000, अगर किलोमीटर्स में देखें तो 30,000 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। क्रू में 5-6 महीने लगेंगे इनको जाने में। और आईएनएस तरीनी है कौन है? सेकेंड सेल बोट है इंडियन नेवी की ये आफ्टर आईएनएस भी मेहदी। मेहदी है आईएनएस मेहदी के बाद आईएनएस तरीनी सेल बोट याद रखना जो वॉयजेस पे जाती है, ठीक है। और एक्सपेडिशन का टाइटल है 2017 से ही हुआ था ये नाविक सागर परिक्रमा। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड है 2 बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं इलेक्शन कमीशन और न्यू ग्लोबल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये कोप 15 से रिलेटेड है। कोप 15 किसका? यूएनएफसीसीसी का नहीं, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी स्पीसीज कोप 15 जो कि चाइना में इस बार कंक्लूड हुआ तो देखना उसको। मॉन्ट्रियल उसमें एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन है आज का, इजी क्वेश्चन है। सेकंड, व्हेन डिड द प्रोहिबिशन लॉ ऑन लिकर। अच्छा ये नीतीश कुमार साहब ने कहा है कि आई थिंक ये क्वेश्चन वहीं कहीं से रिलेट हो रहा है कि नीतीश कुमार जी ने ये बोल दिया कि अब शराब बंद है तो अब जो लोग बनाएंगे ही नकली शराब तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग को सतर्क रहना चाहिए ना। इट वाज लाइक दी अभिषेक उपमन्यु का एक मीम वायरल हो रहा है एक तरह से कि क्रिमिनल्स तो है ही, आपको सावधान रहना है इसमें। आगे देखते हैं और क्या क्या है।
Third question, which Rajya Sabha MP said on Monday during the ongoing winter session of parliament that same-sex marriages should not be legalized and it cannot be decided by the court alone? कि सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग कहा है इन्होंने सुशील मोदी जी नहीं कहा है, बट सुशील मोदी साहब इन्होंने कह दिया है. चलिए आंसर मिल गया आपको, बट ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि देयर शुड बी अ रिटायरमेंट एज. फोर्थ क्वेश्चन है आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड, तो बताइएगा इसका क्या है, रेड कार्ड किसका हुआ है ग्रोथ से रिलेटेड. तो आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.